नमस्ते दोस्तों। अभी लगातार देखा जा रहा है भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बच्चियों पे लगातार उत्पीड़न किए जा रहे हैं। अनेक मामले देख सकते हैं आप न्यूज में, सोशल मीडिया पे। तो इसी से संबंधित एक कोट लेकर आया हूं जिसमें कहा जाता है कि आईने भी डर जाएंगे हैवानियत से, जनाब दिखाना जो पड़ गया उन्हें चेहरे की जगह किरदार। मतलब कि क्लियर कहा जाता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ऊपर भगवान के पास वो व्यक्ति क्या चेहरा दिखाएगा जब इस तरह के कृत्य में वो संलिप्त होता है। तो इसी से संबंधित आज एक आर्टिकल है जिसमें सामाजिक न्याय के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, खास के बच्चों में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का डेट है 30 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज मुख्यतः 3 ही आर्टिकल है, फिर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चों से संबंधित है, यही दोनों समाज में सबसे निचले स्तर पर देखे जाते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है चाइल्ड से संबंधित है कि सामाजिक न्याय, यौन शिक्षा हमारे समय की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए जो लगातार यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, और खास के किशोरियों और किशोरों दोनों पे बहुत तरह के यौन संबंधित आपराधिक मामले देखे गए हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। तो इससे जो संबंध है मेनली जो है लेक ऑफ अवेयरनेस है, सेक्स एजुकेशन का जानकारी नहीं होना, पीयर प्रेशर, उसके सोशल नॉर्म्स। बहुत बार तो देखा गया है कि जो बच्चों पे उत्पीड़न होते हैं, यौन उत्पीड़न, उसमें बहुत बार उनके परिवार के ही सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, सभी को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे कि यौन शिक्षा पर क्या डेटा कहा जा रहा है, राज्य सरकारों का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति। ठीक है, पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है यहाँ पे देख लेंगे कि बच्चों के जो यौन उत्पीड़न होते हैं उससे बचने के लिए यौन शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति। पितृसत्तात्मक मानसिकता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, महिला एवं यौन जागरूकता भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है इसमें महिलाओं के जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो उसके संसद में कितना प्रतिनिधित्व है इसके बारे में कहा जा रहा है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, बातें अधिक काम कम हो रहा है। बहुत ज्यादा बातें की जा रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है, परंतु वर्तमान समय में जब परिदृश्य देखा जाएगा जमीनी स्तर पे, सामाजिक स्तर पे अनेक समस्याएं मौजूद हैं अभी भी। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि लोकसभा में मात्र 14.94% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वहीं राज्यसभा में अगर देखा जाए तो 14.05% है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व है। तो इसमें अनेक समस्याएं भी राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, जैसे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो इसमें क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह, पितृसत्तात्मक सोच प्रवृत्ति, उसके बाद गैर अनुकूल संरचना, वित्तीय निर्भरता, जो महिलाएं जो होती है परिवार के पुरुष पे ज्यादा निर्भर होती है खास वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, उसके राजनीतिक आपराधिकरण। तो इन सभी के कारण महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। ठीक है, देश के विकास के लिए। तो उसके बाद अगला आर्टिकल जो है यूपी में हलाला सर्टिफिकेट बैन के पीछे क्या कारण है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों यूपी में जो हलाला सर्टिफिकेट पे बैन लगाया गया है उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, हर एक डायमेंशन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कहा जाता है कि सोशल जस्टिस, सेक्सुअल एजुकेशन, द नीड ऑफ आवर टाइम्स, मतलब कि सामाजिक न्याय और यौन शिक्षा जो है वो हमारे समय की आवश्यकता है। जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लोग, वो उत्पीड़ित होते हैं, खासकर यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। तो उसकी जो समस्याएं हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इस फिगर में बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे कि सोशल रिस्क फैक्टर, लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी रिस्क फैक्टर, उसके बाद रिलेशनशिप रिस्क फैक्टर। तो ये सब बहुत ही अच्छे पॉइंट है। तो इसी में कहा जाता है कि जाति और लिंग हमारे समाज में सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है। इन दो सामाजिक पहचानों का जो अंतर संबंध है वो भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में जो बच्चे अभी वयस्क होने के कागार पे हैं उनके जीवन पे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसको सेक्स का नॉलेज नहीं होता है, यौन संबंधित जानकारी का अभाव होने के कारण। जैसे कि लगातार जो कंसेंट दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंध पर आपराधिक दंड और कार्रवाई भी अनेक बार मीडिया में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सहमति का कारण है मेनली जो है उनको यौन संबंधित जानकारी नहीं होता है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन और एक्साइटनेस, कामुकता के बारे में शिक्षा का गहरा संबंध है।
ठीक है। इस मुद्दे के समाधान और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जो युवा हैं, ठीक है, जो किशोर हैं, उनकी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और सामाजिक न्याय के प्रति उनको आवश्यक है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े। यौन सहमति को समझना न केवल उल्लंघन और दुर्व्यवहार के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधों को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, डेटा में कहा गया है कि 2021 में बच्चों पे जो अपराध हुआ था वो लगभग 1,49,404 और उसमें भी यौन अपराध जो है वो 53,874, लगभग एक तिहाई। तो यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर 5वां व्यक्ति 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच है और दुनिया में किशोरों का सबसे बड़ा अनुपात लगभग 253 मिलियन है। तो बच्चों के यौन अपराध के मामले में कहा जाता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कहा जाता है कि 2021 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत 51,863 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 33,348 या 64% जो था वो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसी के लिए यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन है, यौन संबंधित जानकारी, शिक्षा की आवश्यकता कितनी जरूरी है, जिससे कि उन्हें सामाजिक न्याय की सुनिश्चित हो सके। तो चुनौतियां क्या क्या है? तो यौन शिक्षा पर डेटा शोध में पाया गया है कि 90% से अधिक छात्र स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और 60% ने यह भी कहा है कि उन्हें स्कूल में यौन शिक्षा का अनुभव था। हालांकि केवल 45% ने कहा कि उन्हें उचित यौन शिक्षा मिली। ये बात ध्यान रखने की बात है। मात्र 45% ही छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें स्कूलों में यौन शिक्षा सही तरीके से मिली। तो राज्य सरकारों का जो खराब दृष्टिकोण है यहाँ पे यौन शिक्षा के प्रति, भारत में कई राज्य सरकारों और समाज के कुछ वर्गों ने व्यापक कामुकता शिक्षा के लिए शुतुरमुर्ग जैसा दृष्टिकोण अपनाया, मतलब कि परंतु जमीनी स्तर पर देखा जाए तो गौण है उसकी स्थिति, उसका प्रभाव जो है बहुत ही कम है। आगे कहा जाता है कि बच्चों का जहां पे यौन शोषण होता है वहां पे सरकार या तो मौजूदा कार्यक्रम को कमजोर कर दिया है या फिर उन्हें इस आधार पर वापस ले लिया है कि वे भारतीय मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। इसी के कारण उसमें डर नहीं होता है। जो अपराधी होते हैं, जो इस तरह के यौन उत्पीड़न को अंजाम देते हैं, उनमें भय नहीं होता है। ठीक है। तो आगे की चुनौतियों में भी कहा जाता है कि जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता, पारंपरिक मूल्य अक्सर पितृसत्तात्मक और पदानुक्रमित सामाजिक संरचना द्वारा आकार दिए जाते हैं, जो हम लोग मीडिया में अक्सर देखते हैं। यह सब सभी लिंगों के युवा वयस्कों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि पुरुषों को प्रेरित करता है इस तरह के कार्य करने के लिए, वहीं महिलाएं जो है वो ज्यादा उत्पीड़ित होती है, वो अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करती है। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस का ह्रास होता है। शिक्षक बहुत जगह जो सेक्स एजुकेशन को पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। शिक्षकों ने बताया कि उनके पास मौजूदा कार्यक्रम के साथ विविध विषयों पर बात करने के लिए ज्ञान की कमी होती है। ठीक है, इसके कारण भी बहुत से बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाए जाने पे भी सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं। महिला एवं यौन जागरूकता, खराब यौन जागरूकता की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक वर्णनाओं, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं या अनुचित गर्भधारण के कारण महिलाएं भी सबसे अधिक पीड़ित होती है। महिलाओं में गर्भ निरोधक, सेक्स, गर्भावस्था, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी होती है। उनका अपने यौन जीवन और निर्णय लेने पर भी बहुत कम नियंत्रण होता है। ज्यादातर घरों में पुरुष सत्ता का ज्यादा नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे कहा जाता है यौन शिक्षा का क्या महत्व है। जैसे प्रारंभिक जागरूकता, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मार्गदर्शन और औपचारिक शिक्षा के साथ साथ 5 साल की उम्र से व्यापक जो सेक्स एजुकेशन है उसको शुरू करने की सिफारिश की गई। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों को उसके शरीर, भावनाओं, सहमति के लिए बुनियादी सिद्धांतों और हिंसा, धमकाने या दुर्व्यवहार से संबंधित और उससे निपटने के अनेक तरीकों के बारे में सिखाया जाना आवश्यक है। कक्षा साल के बच्चे अगर हो जाएं तो उन्हें इन सभी चीजों से जागरूक कराना चाहिए। अधिकार, तो WHO के द्वारा कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्यापक कामुकता शिक्षा के साथ युवा लोगों को उनके अधिकारों और कामुकता के बारे में बेहतर जानकारी हो, जिससे कि उनकी यौन गतिविधियों में शामिल होने की अधिक संभावनाएं हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनको यौन शिक्षा से जागरूक किया जाए। सेक्स और स्वास्थ्य, अध्ययनों से पता चला है कि यौन रूप से जागरूक छात्र जो होते हैं वो असुरक्षित यौन संबंध को न कहने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। मतलब क्लियर कहा जाता है कि जो बच्चे जागरूक होते हैं यौन शिक्षा से,
वो इस तरह के सहमति देने से परहेज करते हैं, बचते हैं। आगे कहा जाता है यौन शिक्षा के माध्यम से किशोरों को सेक्स के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर जो भी पॉजिटिव होती है, जो भी नेगेटिव होती है, जो उसके कंसिक्वेंसेज होते हैं, जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, उनको अच्छे तरीके से जानकारी होती है अगर वो शिक्षित होते हैं। तो वे यौन संचारित रोग, किशोर अनपेक्षित गर्भावस्था, सेक्स के भावनात्मक प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद यौन सहमति, जो कंसेंट दे दिया जाता है। एक बार अभी हाई कोर्ट में मामला आया कि एक अपराधी को जमानत दे दिया गया क्योंकि कंसेंट के द्वारा वहां पे सेक्स किया गया था, परंतु वो 18 साल से कम की बच्ची थी, तो कंसेंट के कारण किया गया। तो यहाँ पे इसी के लिए कहा जाता है कि कंसेंट देने के लिए भी उसके पास यौन शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यौन सहमति को समझना न केवल उल्लंघन और दुर्व्यवहार के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधों को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके अनेक प्रकार के जो साथी के साथ हिंसा को भी कम कर सकता है अगर हम यौन शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे बच्चों में। व्यापक कामुकता शिक्षा के प्रभाव को दूरगामी है, विशेष रूप से जो उनके अनेक प्रकार के अतरंगी दोस्त होते हैं वो उससे बच सकते हैं। उसके बाद महिलाओं को सेक्स के बारे में शिक्षित करना। जब महिलाएं यौन कल्याण के बारे में शिक्षित और जागरूक होती है तो बेहतर प्रजनन निर्णय लेती है, और इसका मतलब है कि जिससे कि हमारा जनसंख्या का भी जो समस्या है उसको भी कम करने में सफल होती है अगर महिलाएं जो होती है यौन संबंधित शिक्षा से जागरूक होती है। तो इसका मतलब है कि कम किशोरावस्था में गर्भाधारण, उसके बाद बाल मृत्यु दर या यौन संचालित संक्रमण ज्यादा होता है। इसी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, खासकर यौन से संबंधित महिलाओं और किशोरियों में और किशोरों में भी। और आगे सुझाव क्या दिया जाता है, तो यूएन की सिफारिशें क्या है। एक प्रभावी दृष्टिकोण जो व्यापक सेक्स एजुकेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कामुकता के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में शिक्षण और सिखाने के लिए एक पाठ्यक्रम आधारित प्रक्रिया को लागू करने की बात की जा रही है। उसके बाद राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए। भारत में लैंगिकता की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, और प्रत्येक राज्य को यूएनएफपीए मतलब कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी द्वारा सुझाए गए ढांचों के भीतर रचनात्मक पाठ्यक्रम विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्कूलों द्वारा व्यापक सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। एनसीआरबी डेटा से पता चला है, एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इससे पता चला है कि स्कूलों के लिए न केवल बच्चों बल्कि माता पिता और देखभाल करने वाले को भी व्यापक सेक्स एजुकेशन की जानकारी की आवश्यकता है। तो सुझाव आगे पॉइंट में कहा जाता है कि शिक्षकों की क्षमता निर्माण, मतलब कि सेक्स एजुकेशन की जब प्रेजेंटेशन की जा रही है स्कूलों में तो उसको बेहतर तरीके से समझाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से इन चीजों को बारीकियों को समझा जा सके। व्यापक कामुकता शिक्षा की ओर यात्रा पर यूनेस्को 2021 की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षकों की क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए गैर सहज भागीदारी वाली शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता है। माता पिता का यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, तो माता पिता के लिए यौन शिक्षा की सलाह यह है कि वे पहले स्वयं को शिक्षित करें और उन्हें भी अपनी हिचकिचाहट और आपत्तियों को छोड़ना होगा, तभी वो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से यौन संबंधी जानकारी को उपलब्ध करा पाएंगे। यौन सहमति की अवधारणा पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, जबकि यौन सहमति की अवधारणा आपराधिक न्याय क्षेत्र के माध्यम से विकसित हो रही है। यह शब्द अंग्रेजी या अन्य पश्चिमी भाषाओं से की गई है, तो इसलिए कहा जाता है कि उसको समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो इसी के लिए इसे क्षेत्रीय भाषाओं में इन सामग्रियों को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। गैर अंग्रेजी भाषा बोलने वाले आबादी बहुत बड़ी संख्या में है भारत में, और यौन सहमति की अवधारणा उनकी बारीकियों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली के स्पष्ट निर्माण की बहुत ज्यादा अभी तत्काल आवश्यकता है। इसी के लिए इसकी सुझाव दिया जा रहा है कि जो यौन संबंधी सामग्री है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, उसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करने की बात की जा रही है। आगे का रास्ता में कहा जाता है कि सहमति की उम्र। पॉस्को मामले के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ मद्रास, दिल्ली और मेघालय उच्च न्यायालय ने सहमति के किशोरों संबंधी लगातार आपराधिकरण पर प्रकाश डाला है और सरकार से सहमति की उम्र कम करने पर विचार करने के लिए भी कहा है। ठीक है, कि सहमति की उम्र कम करने की बात की गई, क्योंकि बहुत से बच्चों में अभी भी यौन संबंधी शिक्षा का अभाव है। यौन शिक्षा। यूनेस्को ने झारखंड के एक सरकारी एनजीओ मामले का अध्ययन पर प्रकाश डाला है, जहां एक स्कूल आधारित कार्यक्रम उड़ान, जो राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के नेतृत्व में एक किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया है, एक मॉडल के रूप में शिक्षा विभाग में मुख्य धारा में शामिल होगा और व्यापक
जो सेक्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने में प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पे उड़ान जैसे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की बात की जा रही है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पॉस्को के बारे में जागरूकता को 2024-25 से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यहाँ पे केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है कि पॉस्को से संबंधित जागरूकता के लिए 2024-25 तक सिलेबस में लाया जाए। यौन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बीच संबंधित जटिलता, उसके बाद जो रेखांकित नहीं किए गए, बाउंड्रीज नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, परस्पर संबंध होने के कारण यह आशा किया जाता है कि पाठ्यक्रम समग्र है और केवल यह कानून से संबंधित नहीं है। इसके लिए खुद की जागरूकता आवश्यक है। इसी के लिए यौन स्वास्थ्य के लिए भी यौन शिक्षा बहुत ही आवश्यकता रखता है। यहाँ पे एक प्रश्न दे दिया हूं इसी से संबंधित, जो बच्चों का उत्पीड़न होता है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इस क्वेश्चन को कीजिए। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। एक बच्चा सिर्फ कमेंट किया था और उसने अपना क्वेश्चन भेजा था मुझे, ठीक है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि मुझे भी रहे कि जो मैं बता रहा हूं वो किसी न किसी के काम आ रहा है। तो इसका प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में यौन शिक्षा का उद्देश्य और महत्व क्या है, व्यापक कामुकता शिक्षा के लिए प्रभावी दृष्टिकोण क्या है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक लेस एक्शन, मतलब कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण पे बातें बहुत अधिक होती है परंतु कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता है, कार्रवाई कम होती है। तो राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो चुनौतीपूर्ण है। क्यों है? राजनीति में लैंगिक समानता हासिल करना अभी भी दूर की कौड़ी नजर आती है, मतलब कि बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, ठीक है। प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ही कम है, जो मुख्य स्तर है, मुख्य पद है। आगे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सितंबर 2022 तक 28 देशों, कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 30 महिलाएं राज्य और सरकार के निर्वाचित प्रमुख के रूप में कार्य की है। तो इतना कम डेटा है, ठीक है। उसके बाद संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी बहुत ही कम परसेंट है, बस 14% के आसपास है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। तो चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व का आंकड़ा है उससे पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है उनके पुरुषों के समक्ष बहुत ही कम है, उनकी तुलना में बहुत ही कम है। लोकसभा में निर्वाचित महिलाएं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लोकसभा में 14.94% महिलाएं हैं और राज्यसभा में 14.05% महिलाएं। तो राजनीति में महिला प्रतिनिधि, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण माना जाता है पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड और मान्यताओं के कारण भारत में महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और उनका शोषण किया गया है। 19वीं सदी के शुरू में सामाजिक सुधार आंदोलन महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सफल तो रहा है, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके संविधान ने भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार बनाए हैं। डीपीएसपी इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं संसद में नारी शक्ति, तो 17वीं लोकसभा में देश भर में 78 महिलाएं सांसद जीतकर संसद में पहुंची। उसके बाद संसद में महिलाओं की उपस्थिति 14.36% ही रहती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में मात्र 62 महिलाएं ही थी जो सांसद बनी थी। 1951 में लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था महज 5% था, ठीक है। तो धीरे धीरे सुधार की गुंजाइश है यहाँ पे। तो संवैधानिक स्थितियां क्या है महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए? तो पुरुषों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की गारंटी जो है वो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में भी मातृत्व अवकाश, मानवीय कामकाजी परिस्थितियों और पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए गए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को अनिवार्य करके आर्थिक सशक्तिकरण को भी महत्वपूर्ण बनाया है महिलाओं के उत्थान के लिए। उसके बाद राजनीतिक समानता और वोट देने का अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 325 और 26 के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक कदम है। 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में यह अनिवार्य रूप से कहा गया कि नगरपालिका और पंचायती राज संस्थानों में 1/3 जो सीटें होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। संशोधन का लक्ष्य जो था जमीनी स्तर पर निर्णय लेने के लिए महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की जाए। भारत ने विवाह और रोजगार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवारों में बेटियों को
सहदायित्व के समान दर्जा दिया है, मतलब कि संपत्ति में सहदायित्व का दर्जा दिया है, जिससे कि उन्हें विरासत तक पहुंच मिलती है, जिससे कि विरासत के जो संपत्तियां हैं उनमें भी बच्चियों को अधिकार में समानता दी जा रही है। उसके बाद कहा जाता है कि स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरआई और शहरों और कस्बा, मतलब कि यहाँ पंचायती राज, शहरों और कस्बों में नगर पालिका या नगर निगम भारत की स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर है, तीसरा स्तंभ है। 1992 में देश में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों की स्थानीय स्तर की योजना प्रभावी और निष्पादन और निगरानी के लिए नए अवसर प्रदान करता है, जो पंचायती राज लाया गया है। ठीक है, इन संशोधनों की सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विशेषताओं में से एक यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकायों में जो चुनाव के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अध्ययन से भी पता चला है कि राजनीतिक भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है महिलाओं का। तब से भारत के 28 में से 20 राज्यों ने आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है महिलाओं के लिए। उसके बाद महिला प्रतिनिधित्व में चुनौतियां क्या क्या आ रही है, तो सामाजिक रूढ़िवादिता तो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उसके बाद पुरुष प्रधान राजनीतिक दल संरचना, पारिवारिक दायित्व, संसाधनों की कमी और विभिन्न संस्थागत बाधाएं सभी महिलाओं को राज्य या संसदीय चुनाव में भाग लेने और जीतने से रोकती है। जैसे संस्थाओं की दुर्गमता, भारत की जो पुरुष प्रधान पार्टियां संरचनाओं को प्रभावित करने के लिए पितृसत्तात्मक मानसिकता, महिला राजनेताओं के लिए संसदीय चुनाव में खड़ा होने के लिए पार्टी नामांकन जीतना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद चुनाव परिणाम से पता चलता है कि जबकि अधिकांश राजनीतिक दल अपने चार्टर में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा करते हैं, व्यवहार में बहुत कम महिला उम्मीदवार को पार्टी का टिकट दिया जाता है, और अगर कोई जीत भी जाती है तो वहां पे भी उनके पति का ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत से केसेस में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद चुनौतीपूर्ण वातावरण, महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियां, दुर्व्यवहार की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनकी भागीदारी हतोत्साहित होती है और चुनाव लड़ने में बेहद चुनौतियां होती है। जैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह, महिला उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों से कम टिकट दिया जाता है, क्योंकि राजनीतिक समुदाय में अभी भी यह माना जाता है कि उनके चुनाव जीतने की संभावना पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है। यहां तक कि राजनीतिक राजवंशों की महिला सदस्यों को भी सुरक्षित सीटें सौंपे जाने की अधिक संभावना है, जो किसी पुरुष रिश्तेदार के पास भी थी, जहां उसकी सफलता की लगातार गारंटी दी जाती है। उसके बाद गैर अनुकूल संरचनात्मक स्थितियां, वही सारी बातें हैं जो लगातार कही जा रही है कि जो सबसे बड़ी बात है कि पुरुष कभी भी अपना ईगो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, महिलाओं को अगर आगे बढ़ गई, मेनली यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जहां पुरुष और महिला एक साथ कहीं पे खड़ा है तो पुरुषों की ये मानसिकता है कि पुरुष के सामने तुलना ही नहीं किया जा सकता है महिलाओं का। परंतु अब देश बदल रहा है और हर एक क्षेत्र में लगभग महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में चुनाव अभियान जो है वो बहुत ज्यादा समय लगाता है। उसके बाद परिवार और बच्चों की देखभाल की भी जिम्मेदारी जो होती है महिलाओं पे होती है, इसलिए महिला राजनेता अक्सर पूरी तरह से जुड़ने के लिए भी संघर्ष करती है। वास्तव में सोच से पता चला है कि महिला नेताओं के लिए एक पूर्ण राजनीतिक करियर बनाने में सक्षम होने के लिए एक सहायक परिवार का होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब कि परिवार का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है अगर राजनीति में बेहतर करना चाह रही है महिलाएं। वित्तीय निर्भरता, वित्त पोषण अभियान इस तथ्य के कारण एक और बाधा है कि क्योंकि कई महिलाएं वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवारों पर निर्भर होती है और संसदीय चुनाव लड़ने की लागत बहुत अधिक हो सकती है और गंभीर प्रयास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी के लिए परिवार की बातें सुननी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले पाती है। राजनीति का अपराधीकरण, उसके बाद अपराधीकृत राजनीति का भी खतरा है, जिसमें ताकत बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप महिलाएं आरक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक इच्छुक है, जिन्हें कम प्रतिस्पर्धी माना जाता है, इसलिए वे धन और बहुलता से भी कम प्रभावित होते हैं। इसलिए इनके पास धन भी कम होता है और एकजुटता भी, लोगों का ग्रुप भी कम होता है। ठीक है, महिलाओं के अगर देखा जाए तो इसी संबंधित इसका कंक्लूजन कहा जाता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण मौलिक रूप से विधायी प्रतिनिधित्व द्वारा सुगम होती है। ठीक है, विधायी प्रतिनिधित्व, इसलिए संसद में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जो कानून बनाने में भाग लेना संभव बनाता है। विधायी निकाय जो है वो शासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा और बहस करती है, जिसके साथ साथ सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए आवश्यक है। संसदीय राजनीति में लैंगिक समानता का स्तर अधिकतर राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के अनुपात से ही निर्धारित होता है। तो 662.9 मिलियन महिला आबादी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लचीले संसदीय लोकतंत्र में से एक है। जैसे जैसे महिलाओं की राजनीतिक मुक्ति के लिए आंदोलन
गति पकड़ रहा है महिला संसदों, महिला संगठनों और नागरिक समाज को बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी मदद मिल सकती है। अभी लगातार जागरूकता की जा रही है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या फिर सरकार के स्तर पे, लगातार महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है सशक्तिकरण करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है व्हाट इज बिहाइंड द हलाला सर्टिफिकेट बैन इन यूपी, मतलब कि यूपी में जो हलाला सर्टिफिकेट बैन के पीछे क्या कारण है। तो इसमें सिंपली पढ़ लेते हैं। 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किसी भी उत्पाद पर हलाला प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, और यह पाबंदी जो है वो खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है दवाओं पर भी लागू है। तो इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य उत्पादों के साथ ही दवाओं के उत्पादन के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि विदेश से भेजे जाने वाले उत्पादों के लिए अभी भी छूट है। आगे कहा जाता है कि विदेशों में निर्यात होने वाले मांस और उससे निर्मित उत्पादों पर भी हलाला सर्टिफिकेट जारी किया गया। धीरे धीरे तेल, साबुन, घी सहित सभी उत्पादों पर हलाला प्रमाण की मुहर लगने लगी। मुख्यमंत्री जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इसे रोकने की रणनीति बनाई गई है और 18 नवंबर को इस पर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही लगाया गया है। तो मेनली सिंपली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूपी में इसलिए बंद किया गया है कि बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो इसी पे यहाँ पे बैन लगाया गया है। ठीक है, ये मेनली इस्लाम से संबंधित था और जो यूपी के सीएम है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है रिलीजन से संबंधित। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे बैन लगाया गया। ये राजनीतिक मुद्दा कम, ये धार्मिक मुद्दा ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सिंपली हर एक जगह एक ही पॉइंट कहा जा रहा है, यदि राज्य में कार्यरत कोई निर्यातक अपने खाद्य उत्पाद अथवा दवा को उन देशों के लिए तैयार करता है जहां हलाला प्रमाण युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार किए जाते हैं, तो उसे छूट दी जाएगी। वह दूसरे देश के लिए तैयार होने वाले उत्पादन, निर्माण और भंडारण एवं वितरण पर कर सकेगा। ठीक है, इसके लिए विदेशों में कुछ चीजों के लिए छूट दी गई है, विदेशों में जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो प्रदेश की नियमावली में हलाला प्रमाणीकरण का कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ गुणवत्ता, पैकिंग, लेबलिंग सही होनी चाहिए। नए आदेश के बाद यदि कोई हलाला प्रमाणीकृत युक्त दवाओं, प्रसाधन सामग्री व खाद्य सामग्री तैयार करता है अथवा भंडारण और वितरण करता है तो उसके खिलाफ अधिनियम 1940 व तत्संबंधी नियमावली के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 3 साल का जेल, 1 लाख का जुर्माना और नियम 18A के तहत 6 साल तक का कारावास और 25,000 तक का जुर्माना भी किया जाएगा। तो ये था मेनली, ये राजनीतिक मुद्दा था, कुछ खास था नहीं इसमें। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किया। सबसे मुख्य मुद्दा था चाइल्ड से संबंधित और वुमेन से संबंधित, जो समाज में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित वर्ग है। ठीक है, सप्रेस्ड वर्ग है। तो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और